स्टूडेंट्स, आज हम अपने 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हमने शुरुआत करनी है आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं रहती। अब ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ट्रक, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। हमारे देश के अंदर देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मोटर गाड़ियों के बारे में। तो हम क्या करते हैं, मोटर गाड़ियों की सिंपल सी बात है कि भाई हम इसमें क्या करते हैं, जो व्हीकल है इसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, हम अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को और हमारे जो यात्री होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जिसमें ट्रक है, बस है, कार, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह हैं। जिसमें क्या बहुत कुछ ऐसी भी हैं जिनको क्या मल्टी यूजेज में लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स में उनका उत्पादन किया जाता है। After the liberalization, the coming of the new and contemporary model situation stimulated the demands of vehicles in the market, which led to the healthy growth of industries, including passenger cars, 2 or 3 wheelers. The industry has experienced a quantum jump in less than 15 years. Foreign direct investment brought a new technology and aligned the industry with the global developments. At present, there are 15 manufacturers of the passenger car and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles, 14 of 2 and 3 wheelers. The industry is located around दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, कोलकाता, एक्स्ट्राज। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी किस प्रकार से जो उदारीकरण हुआ है, जो लिबरलाइजेशन की नीति आई थी, जिसमें क्या है कि उद्योग लगाने के लिए क्या है कि जो नियम होते थे उनके अंदर क्या ढील छोड़ दी गई थी। कुछ उद्योग सरकार ने अपने पास में रखे थे, बाकी सारे के सारे उद्योगों को उन्होंने क्या है प्राइवेटलाइजेशन वगैरह के अंदर करना शुरू कर दिया था। और जो नियम पहले ज़्यादा सख्त हुआ करते थे, उन सख्त नियमों को क्या है उसमें ढील छोड़ दी जाती थी। जो ये ढील छोड़ी गई है ना, इसी को लिबरलाइजेशन के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई अलग अलग से प्रकार के जो है हमारे यहाँ पर जो उत्पादन होता है गाड़ियों का, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मॉडल्स की बात है कि भाई अलग अलग मॉडल की जो हमें यहाँ पर कारें जो उत्पादन होता हुआ देखने को मिला है। सभी व्हीकल की बात करते हैं। और यहाँ पर जो बात की गई है, जो हमारे पिछले 15 वर्षों से इस उद्योग ने क्या किया, थोड़ा सा जो है उन्नति है वो थोड़ा सा ज़्यादा हुई है भाई। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आगे की तरफ, यहाँ पर फर्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। इसके साथ ही जो है प्रौद्योगिकी रही है, उसमें भी जो है हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट शुरू हुआ। इसके लिए क्या है कि जो प्रोडक्शन है आज के समय में क्या है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो देश है वो आप सभी जानते हैं, आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हमारे यहाँ पर लगती हैं। तो एक मार्केट के रूप में भी हमारी कंट्री को देखा जाता है कि हम यहाँ पर उत्पादन करके और ये आसपास की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज हमारा जो FDI के कारण जो टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो इसने क्या कर दिया, जो प्रोडक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयोग करना शुरू किया। आज यदि हम बात करें, 15 इकाइयाँ मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर्स कार का उत्पादन करती हैं, 9 इकाइयाँ हमारी वो कमर्शियल व्हीकल हैं, 14 हमारे 3 व्हीलर्स वगैरह का उत्पादन करते हैं। और ये जो हमारे सेंटर हैं जहाँ पर क्या है बहुत बड़ी मात्रा में हम क्या कर रहे हैं आज के समय में उत्पादन कर रहे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। IT पार्क्स होते हैं। तो द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज कवर है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांजिस्टर सेट ऑफ टेलीविज़न। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के अंतर्गत हमारे जो उत्पाद आते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर से लेकर हमारे पास टेलीविज़न है, टेलीफोन है, सेलुलर टेलीकॉम है, पेजीज टेलीकॉम एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर वगैरह की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बेंगलोर हैज़ एमर्ज एज ए इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। उसके बाद ये सेंटर हमारा बेंगलोर सबसे प्रमुख क्षेत्र आता है, जो इलेक्ट्रिक राजधानी के रूप में माना जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये सेंटर और देखने को मिल जाएंगे आपको। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया हैव कम अप ग्रोथ 46 लोकेशन एट द डिफरेंट सेंटर ऑफ इंडिया। हाउएवर द मेजर इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन इज एट द बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। देखो, आप लोगों ने 8th क्लास में कुछ पढ़ा था इसके बारे में कि भी जो हमारा बेंगलुरु है IT जो होते हैं या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है हमारा देश के अंदर। तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा सेंटर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसके साथ साथ जो हमारा दिल्ली NCR का एरिया आता है, या मुंबई, चेन्नई है, हैदराबाद, पुणे है, तो ये एक क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का पार्क आपको देखने को मिलेंगे भी।
A major impact of this industry has been on the employment generation. It is encouraging to the now about 30% of the people employed इन दिस सेक्टर आर वीमेन। अब हमने पिछली बार पढ़ा था कि भी इस सेक्टर के अंदर देखो सिंपल सी बात है, बहुत सा बड़ी मात्रा में क्या है जो है लड़कियों या फिर हम बात कर सकते हैं औरतों का हिस्सा आता है इसमें। जैसे 30% के बारे में बताया गया कि वहाँ पर लड़कियों को वर्क दिया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा क्या है कि भी इम्प्रूवमेंट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है जनरेशन की बात है, तो यहाँ पर क्या है बहुत बड़ी मात्रा में ये रोज़गार हमें क्रिएट करके दे रहा है। This industry has been a major foreign exchange earner in the last 2 or 3 years because of its growing business process outsourcing sector. The continuing growth in the hardware and software is the key to success of IT industry in India. उसके बाद यदि हम बात करें जो पिछला जो कुछ साल का जो समय रहा है 3 या 4 साल का जो हम सब बात करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है कि भी दो बहुत बड़ी मात्रा में क्या है कि भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और इसका कारण है यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं कि भी बिजनेस, उसके बाद है प्रोसेस और आउटसोर्सिंग के नाम से जाना जाता है। आज के समय में एक और शब्द जुड़ गया इसके साथ, KPO के साथ जुड़ा हुआ है, नॉलेज प्रोसेसिंग और आउटसोर्सिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सिंपल सी बात होती है, यहाँ पर ये शब्द आपके लिए जानना जरूरी है। आउटसोर्सिंग इसको बोला जाता है बाह्य स्रोतन। तो बाह्य स्रोतन का मतलब क्या होता है कि भी जब आप दक्षता को बढ़ाना चाहते हैं और आप कोशिश करते हैं इसके साथ साथ लागतों को कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं वो कोई भी कंट्री उस वर्क को क्या किसी दूसरी कंट्री से या किसी दूसरे इलाके से वो काम को करवा लेते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पर वो सस्ते दामों पर वो ऐसा इस प्रकार से वो कर सकते हैं। जैसे हम यदि बात करें IT इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की बात करें, तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी जनसंख्या आपको देखने को मिलती है, रोज़गार की कमी है। तो इसलिए जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर क्या करवाते हैं, हमारे यहाँ पर आते हैं, इनको सेट करते हैं यहाँ पर और कम लागत के ऊपर क्या है अपना काम चला लेते हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ में सॉफ्टवेयर वगैरह की बात करते हैं, वो यहाँ पर सस्ते दामों पर अपने वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो हमारे देश में क्या है वो बढ़ने का सिर्फ यही कारण आपको देखने को मिलता है। ये हमारी इंडस्ट्रीज़ थी। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मुझे नहीं लगता कोई आपको समझाने वाली बात है। अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन किस प्रकार से होता है और सरकार ने इसको कम करने के किस प्रकार से सोच ढूंढे। हम एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी सिर्फ़ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के कारण पढ़ेंगे भाई। Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, the increase in the population of land, water, air, noises and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. हम यदि बात करें कि भी हम मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हुई हैं उसने हमारे को डेवलपमेंट की है, हमारी ग्रोथ हुई है, आर्थिक हमारे को प्रगति मिली है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए इसके कारण क्या हमारी जो भूमि है, पानी है, फिर वायु है, जो हमारा पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, हमने क्या कर दिया है उसको बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज़ कर दिया। तो हम इसको बिना अनदेखा भी नहीं कर सकते भाई। इंडस्ट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 4 टाइप्स ऑफ pollution: air, water, land and noise. The pollution industries also include thermal power plants. तो हमारे पास 4 प्रकार का पोल्यूशन होता है, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर है, लैंड है और हमारा नॉइज है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है जो हमारा दूसरा पोर्शन है कि भी हमारे प्रदूषण को ताप विद्युत ग्रह भी होते हैं, वो भी इसी के अंदर शामिल करते हैं। तो हम एक एक करके इनको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार से हमारे यहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। सबसे पहले एयर पोल्यूशन की बात करते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयरबोर्न पार्टिकुलर मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। अब क्या होता है कि जो हमारे हवा होती है, वायु होती है, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अनडिज़ायरेबल गैसेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि भी अनचाही बोल सकते हैं आप, जिनकी वहाँ पर आवश्यकता नहीं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर हमारे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, कुछ ठोस कण भी हो सकते हैं, कुछ द्रव भी हो सकते हैं, या फिर दोनों प्रकार का भी हो सकता है, जिसमें हम बात करते हैं जिसमें डस्ट है, स्प्रे वगैरह है, या फिर कोहरा या कुआसा आप कह सकते हैं। ये सारे के सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ और हैं, केमिकल हैं, जैसे पेपर फैक्ट्रीज है, ब्रिक किल्नर्स, रिफाइनरी एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स इन द बिग एंड स्मॉल फैक्ट्री दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ पर रसायन व कागज़ के उद्योग हैं, ईंटों के भट्टे होते हैं, तेल शोधनशालाएँ थी, परगलन का जो कार्य किया जाता है,
जीवाश्म ईंधन दहन होता है, छोटे बड़े कारखाने हैं, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अन्य प्रकार से जो है नॉर्म्स बनाए गए हैं, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, तो वो इनको अनदेखा करके क्या करते हैं, वो सारा का सारा पोल्यूशन वहाँ पर फैलाते हैं। Toxic gas leaks can be very hazardous with a long-term effective. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurred? Air pollution adversely affecting human health, animals, plants, building and the atmospheric as a whole. उसके बाद आप सभी को पता है जो टॉक्सिक गैस होती है या फिर जहरीली गैस आप जिसको कह सकते हैं, वो क्या बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। आपको 1983-84 का आपको भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में याद होगा। 2 और 3 दिसंबर की घटना हुई थी हमारे भोपाल के अंदर। अभी कुछ समय पहले भी अभी फिर ये घटना हमें देखने को मिली थी। ठीक है, ये क्या है कि किस प्रकार से क्या आप इनको भूले नहीं, तो उसके साथ साथ क्या है कि जब वो ये पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन, इसका मनुष्य की हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। एनिमल है, प्लांट्स है, बिल्डिंग वगैरह, एटमॉस्फेयर, सारा का सारा क्या है, इससे वो इफेक्ट होते हैं भाई। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द रिवर्स। तो हम बात कर सकते हैं जल प्रदूषण के अंदर जो हमारे कार्बनिक हो रहा है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट होता है वो हमारा डिस्चार्ज कर दिया जाता है हमारी रिवर्स के अंदर। जो सबसे बड़ी बात है, सबसे भयंकर समस्या है यदि हम बात करें हमारे देश की, तो इससे क्या नदियाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होती चली जा रही हैं भाई। द मेन culprits in this regards are paper pulp, chemical, textile, dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries that led to dyes, detergent, acid salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemical with a carbon, plastic with rubber extras into the waste where these fly ash, phosphogypsum and iron and steel slags और द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। उसके बाद ये सारे के सारे बता रखे हैं किन किन कारणों से और कैसे जो है हमारे यहाँ पर जो है जल प्रदूषण होता है। जैसे यदि हम बात करें कि जैसे कागज़ है, लुगदी है, रसायन उद्योग, हमारा रंगाई का उद्योग है, ये सारे के सारे यहाँ पर उद्योग आपको दिखाई दिए हैं। तो इनसे क्या है, तो ये सारे उद्योग हैं, इसमें क्या आपको देखने को मिला, जैसे रंग निकलता, अपमार्जक है, अमल है, लवण है, कुछ बारूद धातु होती हैं जैसे सीसा और पारा की बात है, इसमें कीटनाशक है, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबड़ सहित बहुत सारे अन्य प्रकार के जो आर्टिफिशियल रसायन होते हैं वो क्या सीधे के सीधे तौर पर कहाँ प्रवाहित कर दिए जाते हैं, वो हमारे रिवर्स के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ और पदार्थ जैसे मिलेंगे आपको यदि हम बात करें, मोस्टली हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है जैसे फ्लाई एश है, फॉस्फोजिप्सम पदार्थ है, या फिर लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ जब हम उसको शुद्ध कर रहे होते हैं तो उसमें से बहुत सारी अशुद्धियाँ निकलती हैं। तो हमारे भारत में ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी जो हमारी सीधे तौर पर नदियों के किनारे, नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वहाँ का वही पानी आगे जाके हमें एग्रीकल्चर में यूज़ करना पड़ता है, पीने लायक भी वही पानी होता है, और वहाँ का जो फौना और फ्लोरा है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या आपको देखने को मिलेगा, पोल्यूटेड होता हुआ देखने को मिलेगा। थर्मल पोल्यूशन, तापीय पोल्यूशन की बात करेंगे। It is the water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into the rivers and ponds before cooling. What would be the effect of the aquatic life? ठीक है, सेम थोड़ा सा मिलता जुलता है आपके लिए क्वेश्चन, जहाँ पूर्व पे पढ़ा हमने कि जो हमारे कारखाने होते हैं या फिर ताप ग्रह से होते हैं, तो उनमें से जो गर्म जल है उसको बिना ठंडा किए ही हम या तो नदियों में छोड़ दिया या हमने उसको क्या है तालाबों में छोड़ दिया, तो उससे क्या इफेक्ट होगा। अब आप सोच के देखिए वहाँ का एक्वेटिक लाइफ के इसके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव होगा। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वो क्या ख़त्म कर दिया जाता है अभी, जो वहाँ का एक्वेटिक है हमारा जो लाइफ होगा वो ख़त्म होगा अभी, सीधी सी बात है। वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस, soil and water pollution are closely related. Dumping of waste, specialized glasses, harmful chemical industries effluents, packing salts and garbage render the soil useless. Rainwater percolates to the soil carrying the pollution to the ground and the groundwater also get contaminated. उसके बाद यदि हम बात करते हैं हमारे जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र हैं और अपशिष्ट, उनसे अपशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं उससे क्या हमारे यहाँ पर कैंसर, कोजिज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स, जन्मजात विकार हो सकते हैं, अकाल प्रसव जैसी आप समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारी मृदा होती है और जल प्रदूषण होता है, इनका आपस में संबंध होता है। इसमें मलबे का ढेर है, जिसमें कांच है, ये सबसे आप कह सकते हैं हानिकारक, और अन्य प्रकार के रसायन हैं, औद्योगिक बहाव है, पैकिंग है, लवण है या फिर कूड़ा करकट है, ये इत्यादि है जो मृदा को क्या करते हैं, अनुपजाऊ बनाते चले जा रहे हैं। और वर्षा जल के साथ साथ ये क्या है,
ज़मीन से रिश्ते हुए भूमिगत जल तक पहुँच जाते हैं, और जिसमें क्या है कि भी हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी क्या नीचे की तरफ शिफ्ट हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, जब इनको ये होते हैं तो रिस करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर तक चले जाते हैं, और वो जो पीने योग्य पानी हमारा उसको भी क्या है ख़त्म कर देंगे। और वही जो देन है, ये ऊपर वाली बात, जैसे कैंसर वगैरह, विकार वगैरह की बात करें, वही हमारे सामने देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट में है नॉइज़ पोल्यूशन है। इट इज़ नॉट ओनली रिजल्ट इन द इरिगेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग impairments, increase heart rate and blood pressure among other physiological effect. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. उसके बाद यदि हम बात करें ध्वनि प्रदूषण की, इसमें हमें क्या थोड़ा सा खिन्नता बोला जाता है और उत्तेजना हो जाती है, तो ये तो होती है। इसके साथ साथ हमारी जो अक्षमता होती है सुनने की, वो प्रभावित होती है। हमारा जैसे ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हार्ट रेट, वो इफ़ेक्ट होती है। या फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर की बात कर रखें, वो भी हमारा क्या है तो ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होता चला जाता है। और अन्य प्रकार की और कई समस्याएं भी हैं जो हमारी क्या आपको देखने को मिलेगी यदि आपको ज़्यादा साउंड आपको देखने को मिलेगी भी। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, machineries, factory equipments, generation and shows and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. उसके बाद औद्योगिक है निर्माण का जहाँ पर कार्य होता है, या फिर हम आगे की ओर बात करें, उसके अंदर उपकरण होते हैं, जनरेटर वगैरह होता है, या फिर लकड़ी को चीरने वाले कारखाने होते हैं, गैस वगैरह होती हैं, तो ड्रिलिंग वगैरह का कार्य किया जाता है। तो उसमें क्या है, सभी के अंदर क्या बहुत तीव्र आपको ध्वनि सुनाई देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं कि भी ये बंद हो जाएगी आपकी, और ये लगातार चलती रहती है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में नॉइज़ पोल्यूशन का कारण बनता है भाई। ठीक है, जैसे कि डेसिबल होता है, आपको पता होगा कि भी कितना होता है, मुझे तो याद नहीं है कि भी आपके डेसिबल तक एक निश्चित डेसिबल होता है। अगर आपको वहाँ तक आपके कानों तक वो पहुँच रहा तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर वो डेसिबल की आवाज़ आपकी चली जाती है तो बहुत ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाता है। ये जो उत्तेजना वगैरह की बात की गई है, तो इसमें क्या नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और कई बार क्या, जैसे बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है इस चीज़ से। और आप कह सकते हैं कि भी ये हार्ट फेल वगैरह भी हो सकता है बुज़ुर्ग व्यक्तियों का, यदि हम कहें तो जिनकी एज ज़्यादा रहती है तो उनको सबसे ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती है इसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि ये जो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है या निम्नीकरण हो रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी क्षमता को कम कर रहे हैं हम, तो हम उसको किस प्रकार से रोक सकते हैं। Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quality of the fresh water. How can the industrial pollution of the fresh water be reduced? Some suggestions are, यदि हम बात करें कारखाने और उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, अगर हम उनके अंदर से 1 लीटर अपशिष्टों को ले लेते हैं तो उसमें क्या है 8 गुना जो है स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर लेंगे उससे 8 गुना हमारा जो जल है वो हमारा जो है दूषित हो जाएगा। हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं, कुछ हमारे सजेशन आपको दिए गए। सबसे पहला, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रिड्यूसिंग एंड रिसाइकलिंग इट टू और मोर सक्सेसिव स्टेज। तो हमने क्या करना है, हमें विभिन्न प्रक्रियाओं से क्या है जल का क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम उपयोग करना पड़ेगा, जितना हमें आवश्यकता उतना ही। और जो हमने उपयोग कर लिया उसको 2 या 3 बार के बाद उसको हमने रिसाइकिल करना है और उसके बाद उसको छोड़ देना। अभी हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, हमें वर्षा जल संग्रहण करना पड़ेगा भाई। उसके बाद है थर्ड, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन द रिवर एंड पोन्स। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स कैन बी डन इन द 3 वेज। उसके बाद आप सभी जानते हैं, आपकी साइंस में ये बात आती है कि भी जो तालाबों के अंदर हम या फिर नदियों के अंदर ये जो जल छोड़ रहे हैं, इसको शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करने के बाद इसको छोड़ा जा सकता है। या फिर आपने वो सुना होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में आता है आपकी साइंस में, तो वो आप कर सकते हो। ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड फ्लक्चुएशंस एंड सेडिमेंटेशन। सबसे पहला हम बात करते हैं, इन्होंने जो बात की कि इसको यांत्रिक साधनों का प्राथमिक शोधन बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनकी छटाई करना, उनके टुकड़े करना, उनको ढकना, और जो तलछट जमा होता है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, दूसरी है जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन किया जाता है। और थर्ड है बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, दिस इज मोर रिसाइकलिंग ऑफ द वाटर वेस्ट वाटर। तीसरी जो प्रक्रिया है इसमें रासायनिक है और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, इसमें क्या है अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण और उसको पुनः प्रयोग के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता है।
Over driving of groundwater reserves by industry where there is a threat to the groundwater resources also need to be regulating legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestack to the factories with electrostatics, precipitator, fabric filters, scrubbers, and inertial separators. Smoke can be reduced by the using oil or gas instead of the coal. In the factories, machineries and equipments can be used and generators should be filtered with a silencer. तो उसके बाद कुछ और हैं साधन जो हम बात कर सकते हैं कि भी किस प्रकार इसको कम किया जा सकता है, जहाँ पर भूमिगत जल जो हमारा वो क्या है लगातार वो कम होता चला जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो उपयोग हो रहा है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई विशेष कानून हमें बनाने चाहिए या फिर ज़्यादा जो मिसयूज़ करें उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए भाई। उसके बाद यदि हम बात करें जो एयर पार्टिकुलर मैटर है, जो एयर के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है तो इसकी जो चिमनियाँ जैसे कारखानों की वो ऊँची चिमनी होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अवेक्षण होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या आप बात कर सकते हैं स्क्रब उपकरण होते हैं या फिर गैसीय प्रदूषण होते हैं, उनको क्या अलग अलग करने की प्रक्रिया रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो मशीनें होती हैं उनके अंदर उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं तो जनरेटर वगैरह की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमें कोशिश करनी चाहिए साइलेंसर वगैरह का उपयोग करें ताकि जो है साउंड आपकी ज़्यादा आपको देखने को ना मिले भाई। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिजाइंस टू द इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस noise absorbing material may be used apart from the personal use of earplugs and earphones। उसके बाद कुछ और बातें बताई गई हैं कि भी जिस प्रकार से मशीनरियों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऊर्जा को सक्षम और कम ध्वनि हमें इसको प्रदूषण को कम करते हैं। ध्वनि जो शोषित करने वाले उपकरण होते हैं इनके इस्तेमाल के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए कि भी जो यूज कर रहे हैं तो उनको क्या कानों के अंदर कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, कुछ ये जैसे कि अलग से उनको सेव करने के लिए क्या कुछ पहनना चाहिए। उसके बाद द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न। उसके बाद हम यदि बात करें सतत पोषणीय विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरण के लिए हमें संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी भाई। बस भाई हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अपनी बुक हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे भाई। फर्स्ट चैप्टर ये जो बच गया है इसको बाद में देखेंगे क्योंकि अभी सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा बोर्ड की तरफ से। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से हमें सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हम अपने हिस्ट्री की बुक में से भी हम हाफ सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे पहले।